गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी के साथ आपसे रोज जुड़ते हैं और आज मैं आपके लिए हिंदी का एक दूसरा टॉपिक और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सर्वनाम। मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम होता क्या है। तो मेरे साथियों, आइए मेरे साथ समझते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। देखिए, इसमें नाम में ही जुड़ा है नाम। जिस प्रकार आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, लेकिन अब संज्ञा के बाद आता है बारी सर्वनाम की। अब आपको ये जानना जरूरी है कि सर्वनाम क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे शब्द, देखिए दोस्तों, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आती है बारी कि इसका प्रयोग कैसे होता है और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और उससे पहले आपको करना क्या होगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके अपने ढेर सारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। तो देखिए, सर्वनाम का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मैं कोई सेंटेंस कहूं जैसे राम खाता है, फिर राम अपने घर जाता है, फिर राम सोता है, यदि मैं बार बार एक ही सेंटेंस में राम राम का प्रयोग करता रहूंगा तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम एक बार तो राम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हमें जितनी भी बार राम का प्रयोग करना होगा हम उस राम के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे। तो मेरे साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको सर्वनाम क्या होता है क्लियर हो गया होगा। आइए मैं आपको डेफिनेशन के साथ शुरू करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वनाम या सर्वनाम क्या होता है। आइए देखते हैं मेरे साथियों कि सर्वनाम क्या है। आइए, सबसे पहली हेडिंग रहेगी हम लोगों की सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है साथियों? तो देखिए, वाक्य में एक बार संज्ञा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है मेरे साथियों? संज्ञा का प्रयोग होता है। उसके बाद दोबारा उसी संज्ञा के स्थान पर, उसी संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसी संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए, राम एक लड़का है। यहां पर तो हमने ये संज्ञा का इस्तेमाल किया। फिर हम कहें राम अपने घर को जाता है। तो मेरे दोस्तों बताइए, क्या एक बार हमने कहा राम एक लड़का है और दोबारा हम कह रहे हैं कि राम अपने घर को जाता है, तो क्या दो बार राम का प्रयोग करना अच्छा लग रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, दो बार राम का प्रयोग करना अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ पर राम को हटाएंगे और इसकी जगह लगाएंगे क्या? वह। क्या लगाएंगे मेरे साथियों? वह। और यहाँ पर राम को काट देंगे। तो राम एक लड़का है, वह अपने घर जाता है। अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको सर्वनाम का प्रयोग बताया कि वाक्य में एक बार तो संज्ञा का प्रयोग होता है और उसके बाद दोबारा उसी संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में आपको बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं और हम सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे। हमें सबसे पहले बात इस पर करनी है। तो आइए एक छोटी सी डेफिनेशन। यहां पर जिस शब्द का, फिर से सुनिएगा, जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा या नाम को बताने के लिए
होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए मेरे साथियों, जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा या किसी के नाम को बताने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने लिखा राम, अब राम के लिए हम कौन से सर्वनाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बताएंगे राम के लिए वह सर्वनाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे राम एक लड़का है, फिर हम कहते हैं राम खाना खाता है, तो यहाँ पर दो बार संज्ञा आ गई, तो हमें दो बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करना है। पहली बार तो संज्ञा ठीक है, परंतु जब दूसरी बार संज्ञा आएगी तो उस संज्ञा के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो मेरे साथियों मुझे बताइए, उस संज्ञा के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम लोग चलेंगे आगे। देखते हैं साथियों, सर्वनाम के कुछ उदाहरण पर बात कर लेते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण पर बात करते हैं। राधा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। क्या कहा, मैं मिठाई लूंगी। अब देखिए यहां पर राधा जो है वो तो आपकी संज्ञा है, आपको कल मैंने पढ़ाया था संज्ञा क्या होती है, तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी स्थान का नाम, इस प्रकार किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए राधा ने कहा कि मैं, यहाँ मैं राधा अपने लिए स्वयं बात कर रही है, तो यहाँ मैं क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सर्वनाम हो जाएगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आइए दोस्तों ध्यान से समझना है। सबसे पहले चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, भेद मतलब क्या होता है, प्रकार। अब ये आपको बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो मेरे साथियों आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, या तो यह 6 प्रकार का होता है। अब आपका प्रश्न होगा कि कौन कौन सा होता है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि 6 प्रकार का सर्वनाम कौन कौन सा होता है। तो देखिए पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप कहेंगे कि सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम में किसकी बात की जाएगी, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा होता है जो किसी पुरुष नाम के लिए आता है। अभी मैं जब एग्जांपल पर आऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। तो पहला तो हम लोगों का हो गया पुरुषवाचक, दूसरा हम लोगों का होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, ध्यान से समझना है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चय में एक शब्द छुपा है निश्चित। निश्चित का मतलब होता है फिक्स। जब बात की जाएगी किसी निश्चित वस्तु की, किसी निश्चित व्यक्ति की, किसी निश्चित स्थान की, तो जहां पर निश्चितता का भाव आ जाएगा, सर्टेनिटी का भाव आएगा, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरे सर्वनाम की बात करते हैं। आइए मेरे दोस्तों देखते हैं तीसरा सर्वनाम क्या होगा, तो यह है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब ये देखिए अनिश्चय क्या हो गया, जैसे कि कोई चीज अनिश्चित है। अब मैं आपसे कहूं कि आज यहाँ पर क्या है, तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या है। तो ये अनिश्चित चीज की जब बात होती है, वहां पर कौन है हमें पता नहीं है। जब वहां पर चीजें अनिश्चित होती हैं तो यहाँ पर अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं चौथे की, यह होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है मेरे दोस्तों,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से आपको समझना है, प्रश्नवाचक नाम में ही छुपा है प्रश्न। जब किसी वर्ड में, जब किसी वाक्य में आपसे प्रश्न किया जाएगा, क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, प्रश्न किया जाएगा, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा या क्वेश्चन मार्क मिलेगा, आप ऐसे इसे समझ भी सकते हैं। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है और प्रश्नवाचक चिन्ह जहां भी मिल जाएगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पर कौन सा सर्वनाम है, तो आप बोलेंगे वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मेरे दोस्तों, सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर में इससे कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से इसको समझना है। ये हो गया चौथा सर्वनाम। अब हम लोग बात करते हैं 5वें सर्वनाम की। इसका क्या नाम है, तो ये है संबंधवाचक। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए नाम में ही छुपा है संबंध। क्या छुपा है, संबंध। यहां पर दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताया जाएगा, रिलेशन बताया जाएगा। तो जहां पर भी ऐसी संबंध बताने की बात आए या जहां पर दो व्यक्ति, दो वस्तु के बीच में कोई संबंध आ जाए, कोई रिलेशन आ जाए, तो आप वहां बताएंगे कि यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। चलते हैं अपने 6वें सर्वनाम पे और इसका नाम है निजवाचक। देखिए, निजवाचक सर्वनाम, ध्यान से समझिएगा। निज का मतलब होता है निजता। जब किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी निजी जानकारी के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। और शायद भी आपको ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको इसका अर्थ लिखवाऊंगा, इसका अर्थ बताऊंगा और अर्थ के साथ इसके उदाहरण पे बात करेंगे, तो आपको सारा सर्वनाम आसानी से क्लियर हो जाएगा और सब कुछ आप आसानी से जान पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये 6 प्रकार का होता है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठवां है निजवाचक। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके, हम सभी की परिभाषा को देखेंगे, सभी के एग्जांपल्स को देखेंगे और क्या होता है यह सब कुछ देखेंगे। देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले सर्वनाम के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है मेरे दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हमने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप यहां लिख भी सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए, जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से इसे समझना है कि ऐसा सर्वनाम जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आएगा हम उसे क्या कहेंगे मेरे साथियों, तो हम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। अब देखिए, उदाहरण की बात करें, यदि हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो मैं, अच्छा देखिए, ये जो मैं सर्वनाम है ये हम पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें तुम, किसकी बात करें, तुम, तो यह सर्वनाम भी पुरुष के लिए प्रयोग होता है। और यदि हम बात करते हैं हम, तो यह सर्वनाम भी पुरुष के लिए प्रयोग में होता है। अब आप बात करेंगे, कहेंगे कि सर पुरुष तो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं मेरे साथियों, 3 उपभेद होते हैं। तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं
कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। अब ये 3 उपभेद कौन कौन से होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद आप दूसरा बता सकते हैं मध्यम पुरुष। क्या बता सकते हैं, मध्यम पुरुष। और आप तीसरा बता सकते हैं अन्य पुरुष। क्या बता सकते हैं, अन्य पुरुष। अब आते हैं, हम बात करते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। आप लोगों ने इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक यहाँ पर भी वो इंग्लिश की ही बस हिंदी रूपांतरण है, इसको भी प्रोनाउन ही तो कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए देखिए, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ये है आपका सेकंड पर्सन और ये है आपका थर्ड पर्सन, मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आइए बात करते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का ये टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है सर्वनाम। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। और हम लोग चलते हैं उत्तम पुरुष पे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है इसे समझिए। यहां पर आइए पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जिस व्यक्ति, कोई मान लीजिए जैसे मैं व्यक्ति हूं, मैं किसी के बारे में कुछ बात कह रहा हूं, तो बात को कहने वाला कौन है मेरे साथियों, तो बात को कहने वाला हूं मैं, और मैं ही क्या हो जाऊंगा, उत्तम पुरुष हो जाऊंगा। तो यहां लिख सकते हैं बात को कहने वाला उत्तम पुरुष होता है। बात को कहने वाला क्या होता है मेरे दोस्तों, उत्तम पुरुष होता है। और उदाहरण की यदि बात करें इसके, तो उदाहरण होता है मैं और हम। जैसे इंग्लिश में भी इसके उदाहरण की बात करें तो होता है आई और वी, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी मैं और हम। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। किसकी बात करेंगे, मध्यम पुरुष की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों, मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष क्या होता है, तो देखिए मध्यम पुरुष वह व्यक्ति होता है जिससे मैं बात कह रहा हूं। बात कही किसने, हमने कही, तो हम हो गए उत्तम पुरुष। अब हम ये बात किसी से तो कहेंगे, मतलब मेरे सामने वाला व्यक्ति क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। तो इसको लिख सकते हैं बात जिससे कही जा रही है वह मध्यम पुरुष होगा। अब बात किससे कही जा रही है, तो देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है तू, इसका उदाहरण हो सकता है तुम, और इसका एक उदाहरण और हो सकता है आप। देखिए, आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो सेकेंड पर्सन होता है वो होता है यू। यू मतलब होता है तुम, यू मतलब तू भी होता है और यू मतलब आप भी होता है। अब देखिए, यदि किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर तू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तू। लेकिन ये जो तू शब्द है यह हमेशा अपने से छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है, कभी भी अपने से बड़े के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और मान लीजिए कि हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है और वह भी व्यक्ति एक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आपका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमारा बात बहुवचन में चला जाएगा, या तो ये तो एक वचन के लिए था, ये भी एक वचन के लिए था, लेकिन जो तुम है इसके साथ हम लोग लगा देंगे और इसका प्रयोग कहां करेंगे, बहुवचन में करेंगे। कहां करेंगे मेरे दोस्तों, बहुवचन में करेंगे। और बहुवचन में इसका प्रयोग करने के लिए इसमें लोग जोड़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं।
उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, उसके बाद हम चलेंगे अन्य पुरुष पर। कहां चलेंगे मेरे दोस्तों? अन्य पुरुष पर। अब देखिए अन्य पुरुष कौन होता है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, हम जिससे बात कर रहे हैं वो हो गया मध्यम पुरुष। अच्छा ये जो कहानी चल रही है हम दोनों के बीच, जो बातें चल रही हैं वो किसी और के बारे में होंगी, तो याद रखिएगा जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, जिसकी बात हो रही होती है, वह कोई तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष में आता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग अन्य पुरुष। आइए, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है वह अन्य पुरुष होगा। अब ध्यान से इसको समझना है कि बात को कहने वाला मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं तो जो हम बात कह रहे हैं वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। हम अपनी बात जिस दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं जो मेरे सामने बैठा है वह होगा मध्यम पुरुष, और हम दोनों जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह तीसरा व्यक्ति होगा अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष का एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें, उदाहरण होगा वह। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ही, शी, इट और दे, सबका मतलब होता है वे और वह। देखिए यहां पर हम लोग वह की बात किए हैं, अभी हम आगे चलेंगे तो आपको सारी बातें आपको अच्छे समझाएंगे ताकि आपको सर्वनाम में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम लोग चलते हैं आगे। एक बात मैं आपसे यहां पर और कर लेता हूं, यदि एक स्टार बनाकर लिख लीजिए, तुम का प्रयोग बहुवचन में होता है, यहां लिख लीजिए इसमें लोग जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मेरे दोस्तों? लोग जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल के थ्रू, यहां देखिए तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। देखिए तुम कभी अकेला नहीं आएगा, तुम हमेशा अपने साथ किसको लेकर आएगा? लोग को लेकर आएगा, क्योंकि जो तुम है ये बहुवचन को बता रहा है और बहुवचन हिंदी में बताने के लिए हमें तुम के साथ लोग को जोड़ना जरूरी होता है। चलते हैं साथियों, हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। हम लोग को ये क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। अब देखिए, अब हम लोगों ने पहला सर्वनाम अपना बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। क्या पहला हमारा सर्वनाम था? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं अपने दूसरे सर्वनाम पे। दूसरा हमारा सर्वनाम है निश्चयवाचक। और पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण तो हुआ ही नहीं था, तो इसको कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखिए मेरे साथियों, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अभी बाजार से आए हैं। हम लोग अभी बाजार से आए हैं। आगे देखते हैं, तुम कहां गए थे। आगे देखते हैं, वे लोग चले गए। देखिए यह है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां देखिए लिखा है हम लोग। ये हम लोग किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? हम लोग।
यहाँ बात करते हैं तुम की। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों? तुम की। तो ये जो तुम है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको यहाँ मिल रहा है तुम, क्योंकि जो तुम है यह भी किसी व्यक्ति या किसी पुरुष की बात कर रहा है। और यहाँ पर देखिए लिखा है वे लोग चले गए। वे लोग चले गए तो वो भी कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, इस कारण यहाँ पर वे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।